नमस्कार दोस्तों। एक लड़का रहता जिसका नाम होता देवेंद्र, जो कि बिहार का रहने वाला अच्छे खासे परिवार से था। दोस्तों, क्या होता है कि वह पैसे कमाने के लिए दिल्ली चला जाता है, क्योंकि घर की परिस्थितियां सही नहीं थी, अच्छी नहीं थी। इसीलिए वो पैसे कमाने के लिए दिल्ली चला जाता है। दोस्तों, जब वो दिल्ली जाता है पैसे कमाने के लिए, तो वहां क्या होता है कि एक मतलब किराए पे से कमरा चाहिए। एक 60 साल की महिला जिसका नाम आशा देवी होता है, उसके यहाँ वो किराए पे कमरा लेता है। और किराए पे कमरा लेने के बाद क्या होता है कि उसी के कमरे पर वो रहना स्टार्ट कर देता है। अब आशा देवी की उम्र जो है 60 साल के करीबन थी, और ये जो लड़का है इसकी उम्र भी 31 साल के लमसम में थी। इन दोनों को समय रहते एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, यानी कि अफेयर चलने लगता है। अफेयर इनका इस कदर चलने लगता है कि एक दूसरे के प्यार में पूर्ण रूप से दीवाने हो जाते हैं, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। और एक समय ने इनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि एक ऐसी भयावह घटना घटी कि जिसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता था कि एक 60 साल की महिला और एक 31 साल का लड़का कुछ ऐसा भी कर सकता है। तो आइए दोस्तों, घटना को आपको पूरा विस्तार से बताएंगे, आखिर कब और कैसे क्यों हुआ, और कुछ ना इस घटना से सीखने जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, घटना की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कर दीजिए। आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं अपने प्यारे से नाम के साथ बताइएगा, ताकि मैं आपका नाम लेकर आपका तहे दिल से धन्यवाद कर सकूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। मैं अपने चैनल टॉप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे और सुरक्षित हैं। दोस्तों, आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी बिहार की है। बिहार के अंदर एक लड़का रहता जिसका नाम था देवेंद्र। देवेंद्र के परिवार में बहनें थी दो, और देवेंद्र दोनों भाई दोनों बहनों का अकेला बड़ा भाई था, और उसके माता पिता थे। सब कुछ मिला के उनके पास खेती बेती भी थी, सब कुछ था। लेकिन उसको लगता था कि मैं अपना खुद का कोई काम डालूं, और उसका धंधा जो काफी अच्छा चलना लगे। तो इसीलिए उसने क्या किया कि सोचा कि मैं दिल्ली जाऊंगा और वहीं पे जाकर अपना काम करूंगा। कि दोस्तों, क्या होता है कि ये पहुंचता है दिल्ली। दिल्ली में जाकर ये खुद का काम क्या डालता है कि जो तांबे के तार होते हैं, उन तारों की ये पैकिंग करता था। शुरुआत में जब इसने अपना धंधा डाला तो इसका धंधा महीने 2 महीने तो अच्छा नहीं चला। लेकिन दोस्तों, समय के साथ इसका धंधा ऐसा जम के इस स्टेटस पे पहुंच गया था कि धंधा धड़क्के से चलने लगा। लग नहीं रहा था कि इसका धंधा चौपट होगा, बहुत अच्छे से चलने लगा। लेकिन दोस्तों, उसी समय दौर आया कोविड का, यानी कोरोना काल, जहां पूरा भारत वर्ष बंद कर दिया गया था। अच्छे अच्छे कारोबारियां, कंपनी, कोई भी बिजनेसमैन, सबका काम ठप था। ये लड़का देवेंद्र, जो कि किराए के घर में रहता था और अपना काम डाला हुआ था, समय ये आया कि धंधा कतई चौपट हो गया और खाने पीने तक के लाले पड़ गए। अब ये चाहता था कि वह दिल्ली छोड़कर अपने बिहार नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि आज नहीं कल तो इस बीमारी से वो उभरेगा, और जब ये सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो अपने धंधे की फिर से शुरुआत करेगा। तो इसीलिए जहां पर ये कमरा किराए पे ले रखा था, उसका किराया देने को बहुत बाकी था। तो वहां से तो चकमा देकर ये दिल्ली की एक इलाका लगता है नंद नगरी। उस नंद नगरी में इसको पता चलता है कि एक औरत रहती है जिसका नाम आशा देवी है। उम्र है 60 साल। उसका 2 मंजिल मकान बना, उसके 4 कमरे खाली पड़े, और कोई उसके आगे पीछे एक लड़की है और कोई है भी नहीं। तो ये वही पैसा है। आशा देवी से कहता है कि कोविड का समय है, मैं अपने घर नहीं जा पाया और मैं अपना काम धंधा यहाँ करता था, तो इसलिए कुछ महीने जब तक ये समय गुजर नहीं जाता तो मुझे आपके यहाँ किराए पर कमरा चाहिए। फिर दोस्तों, क्या था, आशा देवी मना नहीं करती, उसे किराए पर कमरा दे देती है, और ये कुछ किराए के तौर पे पैसा भी एडवांस में दे देता है। फिर दोस्तों, अच्छे से समय गुजरने लगता है। जो आशा देवी है, इनका हर्षनगर के दिल्ली में एक इलाका लगता है हर्षनगर, वहां इनकी एक बेटी थी जिसकी इन्होंने शादी की थी। अक्सर उससे मिलने जुलने जाती थी, घूमने जाती थी। कभी कदार जो इनकी बेटी के पति यानी इनके दामाद थे, वो भी घर पर घूमने आते थे। तो इस तरीके से आशा देवी अपने घर पर रहती थी। खाना पीना भी सही चलता था। आशा देवी घर पर अकेली रहती थी, उम्र दराज थी, तो बोर होती थी तो जाकर ये जो लड़का था देवेंद्र, इसके पास कमरे में बैठ जाती थी, चाय बना के पीती थी, एक दूसरे से बातचीत करते थे। कभी आशा देवी नीचे होती थी तो देवेंद्र को आवाज दे देती थी कि नीचे आ जाओ, हम लोग बैठ के बातें करेंगे। इस तरीके से दोस्तों देवेंद्र जो है आशा देवी के पास चला जाता था और उससे बातें किया करता था। दोस्तों, समय के साथ क्या हुआ कि इनकी नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। यहां तक कि इनके संबंध बनने लगे। एक 31 साल का, एक 60 साल की औरत। आशा देवी जो है देवेंद्र के प्यार में पागल हो चुकी थी और उससे संबंध बनाने के लिए भी तैयार थी।
संबंध भी बनते थे। यहाँ तक कि एक समय ऐसा था कि दोनों एक साथ खाना खाते थे, लेकिन दूसरों की नजरों में नहीं, सिर्फ अपनी नजरों में, क्योंकि ये सब बातें किसी को पता नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। आशा देवी जो है देवेंद्र से कोई किराए का रुपया भी नहीं लेती थी, बल्कि उन्हें जो पेंशन मिलती थी उससे जो है अपने पैसों से देवेंद्र को ऐश कराती थी। तो दोस्तों समय बीतता चला गया कि इसी दौरान जो लॉकडाउन था वो खत्म होने को आया, फिर से स्थिति जो थी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। तो एक लड़की और दिल्ली के अंदर उसी आशा देवी के घर पे किराए पे रहने आई, जिसका नाम होता है प्रियंका। प्रियंका जब रहने आई, एक अच्छे खासे परिवार से थी, वो अपनी स्टडी के लिए वहां पर आई थी। वो दिल्ली में पढ़ा करती थी, लेकिन स्थितियां खराब होने की वजह से ऑनलाइन क्लास लेने के लिए वो दिल्ली आ गई। अब वो आशा देवी क्या किराए पे कमरा ले लेती है। जब बाहर बैठती होती थी तो देवेंद्र से भी मुलाकात होती थी। वो देवेंद्र की उम्र की थी, उसकी उम्र भी 28-29 साल के आसपास ही रही हुई। तो धीरे धीरे देवेंद्र का साथ उसे पसंद आता। पहले फोन कॉल्स पे बातें होती हैं, फिर चैटिंग वगैरह शुरू हो जाती हैं, फिर एक दूसरे के कमरे में शेयर करना शुरू कर देते, एक दूसरे के साथ संबंध बनने लगते। इससे आशा देवी अनजान थी, यहाँ तक कि प्रियंका और देवेंद्र एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। एक दिन दोस्तों प्रियंका ने देवेंद्र से पूछा कि तुम आखिर काम क्या करते हो। तो पता है देवेंद्र ने क्या बताया कि वो एक सीबीआई एजेंट है, यानी ऑफिसर है सीबीआई का। जब उसने ये सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ। बोला ऐसे कैसे हो सकता है। बोला नहीं, मैं एक सीबीआई का एजेंट हूँ, लेकिन कोरोना परिस्थितियों की वजह से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, और मैं अभी देखो अपने पिताजी को फोन करता हूँ। और उसके बाद दोस्तों देवेंद्र ने अपने पिताजी को फोन किया और कहा कि मुझे रुपए की जरूरत है, आप कुछ भी करके मेरे पैसे खाते में डलवा दीजिए, और क्योंकि मैं जर्मनी पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों देवेंद्र के पिता के पास मतलब 3 बीघा से ऊपर जमीन थी। उस जमीन को उन्होंने बेच दिया, घर बनवाने के लिए थी, और अपने बेटे के कहे अनुसार उन्हें पैसे दे दिए। उनके पिता इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बस उन्हें इतना समझा कि बेटा पढ़ना लिखना चाह रहा है, तो उन्होंने पैसे दे दिए। एक मतलब अच्छे परिवार से थे, खेती पाती वाले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा है क्या साजिश रच रहा है। फिर दोस्तों जो पैसे उसने दिए थे जर्मनी खर्च करने के लिए, वो अपनी गर्लफ्रेंड पर लौटाने लगा। अच्छे अच्छे महंगे महंगे होटलों में जाना, रेस्टोरेंट में जाना, खाना खिलाना। मतलब परिस्थितियां जब सही आने लगी, धीरे धीरे सब चीज नॉर्मल होने लगी, वह भी घूमने फिरने लगा। लेकिन इन सबसे आशा देवी अनजान थी। दोस्तों क्या होता है कि एक दिन आशा देवी जो है अपनी बेटी के घर उससे मिलने के लिए निकलती है। जब अपने घर मतलब बेटी के घर जाती, पूरा दिन बिताती है, शाम को अपने घर निकल आती है। लेकिन आशा देवी को अपनी बेटी के घर जिस दिन गई थी उसी दिन शाम को लौट आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज 4 दिन बीत गए थे, लेकिन आशा देवी अपनी बेटी के घर हर्षनगर से होकर नंद नगरी वापस ही नहीं आई थी। इधर बेटी जो माँ का फोन वापस लगा रही थी, फोन स्विच ऑफ जा रहा था। तो बेटी खुद जब माँ से मिलने आई तो किराएदारों ने ये बताया कि आशा देवी तो आपके घर गई थी, उस दिन तो घर पर ही नहीं आई। यही बात प्रियंका का कहना था, ये देवेंद्र का कहना था। जब ये बात दोस्तों मतलब जो आशा की बेटी थी उन्होंने सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने हर जगह तलाशने खोजने की कोशिश की। 4 दिन बीत चुके थे। उन्होंने पुलिस में जाकर अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर दोस्तों पुलिस वाले जो थे हर्षनगर से लेकर नंद नगरी का जितना भी रास्ता था, हर किसी से पूछा, हर किसी से मतलब बात की कि किसी ने इनको देखा या नहीं देखा, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। धीरे धीरे 5वां दिन बीत जाने पर 6ठे दिन क्या होता है कि जो आशा देवी जिस कमरे में रहती थी उस कमरे में ताला लगा हुआ। दोस्तों आशा देवी के घर से इतनी ज्यादा बदबू आने लगी थी कि नाक देना मुश्किल था, इतना ज्यादा कि आप वहां खड़े नहीं हो सकते। तो इस पे दोस्तों जो प्रियंका थी उसने मतलब जो आशा देवी के दामाद थे उनको कॉल किया और कहा कि जो आपकी माँ जी का कमरा है उससे इतनी भयंकर बदबू आ रही है कि खड़ा भी होना मुश्किल है, ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई चीज सड़ रही है। दोस्तों जब ये बात मतलब आशा देवी के दामाद को पता चली तो उन्होंने मतलब जानना चाहा कि अंदर ऐसा क्या है। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस आई, वाकई में बदबू बहुत ज्यादा आ रही थी। बदबू आ जाने के बाद दोस्तों क्या होता है कि ये आशा देवी जो है मतलब जो कमरा था उनका ताला तोड़ा जाता है, और जब घर के अंदर जाते हैं तो जिस कमरे में वो रहती थी बेड पड़ा हुआ था, उस कमरे में जब जी लोग जाते हैं तो ऐसा लग रहा था कि जान निकल जाएगी, इतनी ज्यादा बदबू थी। जैसे तैसे मास्क एडजस्ट करने के बाद कुछ सफाई कर्मियों को बुलाकर एक बेड था उसको खुलवाया जाता है, और बेड के अंदर जो स्थिति थी कि मतलब प्लास्टिक की जो बोरी होती है उनके अंदर लाश एक तरीके से चिपक गई, इतनी ज्यादा कि हम आपको बता नहीं सकते। लोग देखकर भागने लगे, कोई टिकने के लिए तैयार नहीं था कि लाश की स्थिति ये हो गई थी। तो दोस्तों क्या होता है
कि पुलिस वाले लाश पहचानना ही मुश्किल था। जब इसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, सारी चीजों को कलेक्ट किया जाता है, तो पता चलता है कि आशा देवी ही थी। उनकी उम्र 60 साल के लमसम में थी। और उनके मतलब जब ये डेथ हुई उससे पहले ऐसा लग रहा कि किसी ने हाथापाई की हो, और उनके सर पर गंभीर चोटें भी थी। अब दोस्तों समझ में नहीं आ रहा था कि आशा देवी अपने घर के अंदर मौजूद थी, बाहर से कमरे में ताला लगा था। आखिर उनके साथ ये सब किसने किया? इधर दोस्तों मतलब प्रियंका से पूछा गया कि घर में कौन कौन किराए पे रहता है, तो देवेंद्र भी रहता था। लेकिन जब से आशा देवी गायब हुई थी उस दिन से देवेंद्र भी लापता हो चुका था। देवेंद्र का भी कोई पता नहीं। पुलिस वालों ने पूछा कि देवेंद्र कहाँ गया, तो प्रियंका को सारी जानकारी थी। प्रियंका ने बताया कि हमारी और देवेंद्र की शादी तय हो चुकी है, इसीलिए वो अपने माता पिता से मिलने के लिए गया है और हम अगले महीने शादी करने वाले हैं। दोस्तों जब ये बात पुलिस वालों ने सुनी और उन्होंने पूछा कि एड्रेस क्या है, दोस्तों फिर क्या था, प्रियंका ने एड्रेस दिया और साथ में प्रियंका भी पुलिस वालों के साथ उसके गांव बिहार गई। जब बिहार गई देवेंद्र अपने घर पर मौजूद था। पुलिस उसे मौके पर ही यानी पकड़ लिया। देवेंद्र पुलिस को देखकर हड़बड़ाने लगा, भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पूछा कि भाई क्यों भाग रहे हो, तो देवेंद्र कहने लगा कि अरे नहीं, मैं तो किसी काम से आया था, मैंने आपको देखा तो थोड़ा डर गया। पुलिस वालों ने कहा कि अभी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अभी तो हम तुम्हें डराएंगे। फिर दोस्तों जब उन्होंने 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया देवेंद्र को, और देवेंद्र ने अपना गुनाह कबूला, जो वाकई में हैरत अंगेज था। दरअसल दोस्तों देवेंद्र ने बताया कि जब आशा देवी को प्रियंका और देवेंद्र के प्यार के बारे में पता चल चुका था, और आशा देवी ये भी जानती थी कि देवेंद्र कोई सीबीआई या कोई ऑफिसर वगैरह नहीं है, वो प्रियंका को सिर्फ बेवकूफ बना। जब ये बात दोस्तों आशा देवी को पता चली तो आशा देवी ने देवेंद्र को समझाया कि तुम ये शादी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें मेरे से शादी करनी होगी। देवेंद्र ने ये सुना तो उसके होश उड़ गए। कहने लगे कि तुम होश में तो हो, पहले अपनी उम्र देखो, और भला मैं तुमसे क्यों शादी करूँ। इसी बात को लेकर आशा देवी जो अपनी बेटी के घर रात को घर आ गई थी, और उसी समय मतलब जो प्रियंका है ये किसी काम से बाहर गई थी, इसको इस बारे में नहीं पता। देवेंद्र ने उसी समय का फायदा उठाया। आशा देवी से उनकी हाथापाई हुई और उसने एक ईंट उठाकर उसके सर पर मार दी। ईंट लगने से आशा देवी बेहोश हो गई और फिर उसका मुंह पूरी तरीके से कुचलकर, जो बोरियां होती हैं हमारे घरों में नॉर्मली, उन बोरियों में उनको पैक करके जो बेड था उसको मतलब खोल के उसी के अंदर आशा देवी को लिटा दिया और बाहर से ताला लगा दिया। जब प्रियंका आई तो प्रियंका से ये कहकर चला गया कि मेरे गांव में पिताजी बीमार है, कुछ अर्जेंट काम है शादी की बात करने, इसीलिए मैं 2-4 दिनों के लिए गाँव जा रहा हूँ। दोस्तों जब ये खुलासा हुआ तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये व्यक्ति जो है लालच में आकर या कुछ भी मतलब कहते हैं कि अपनी, पहले तो उसने आशा देवी को फंसाया कि किराया ना देना पड़े, और दूसरा प्रियंका को उसने झूठी बात कहकर फंसाया। वक्त रहते प्रियंका के वो भी मतलब होश आ गया, वरना प्रियंका की अगर शादी हो जाती ऐसे इंसान से तो आगे चलकर उसकी जिंदगी क्या होगी। तो दोस्तों आज की स्टोरी पे आपकी क्या राय है, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे कल एक नई और रोचक घटना के साथ, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। सभी को मेरी तरफ से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।